क्यों? यही पढ़ रहे थे ना, सिलेक्शन। तो कुछ याद है क्या होता है सिलेक्शन? क्या होता है? कुछ बताया था कल? क्या बताया था? मतलब जब डिफरेंट जीनोटाइप अलग अलग रेट से रिप्रोडक्शन करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर में अपने आप होता है बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। और आर्टिफिशियल जो इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन दोनों में सबसे फास्ट कौन सा होगा, नेचुरल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल, क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। नेचर अपना धीमे धीमे प्रोग्रेस करता है। नेचर सिलेक्शन कितने तरीके से करता है? दो तरीके से। कौन कौन सा? एक करता है कंपटीशन और दूसरा सर्वाइवल। कंपटीशन में जो अच्छा कंपटीशन कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और सर्वाइवल में जो इन्वायरमेंटल कैलामिटीज होती हैं उनमें जो बच जाता है वही सिलेक्शन हो जाता है, बाकी सबका रिजेक्शन हो जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसका रेट बहुत फास्ट होता है, जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेनली जो सिलेक्शन होता है वो होता है, ये जो तीन टाइप, दो टाइप में होता है, उनमें भी सिलेक्शन होता है तीन तरीके से। एक होता है डायरेक्शनल, एक स्टेबलाइजिंग, और एक डिसरप्टिव। ठीक। अब पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक। तो ये डायरेक्शन क्या होती है? हाँ, दिशा। क्या होती है दिशा? क्या होती है दिशा? बताओ। अब दिशा बताओ क्या है? एक लड़की का नाम? एक लड़की का नाम वही दिशा है? हैं? पूरा पश्चिम दक्षिण ये दिशा है? ये तो दिशाओं के नाम है। दिशाएं कितनी है? चार? आठ है? मेनली चार होती हैं। वाह। कहाँ पढ़े हो? आठ हैं? यही नहीं पता दिशाएं कितनी है। जीएस नाम का एक सब्जेक्ट है ना? नहीं है? हाँ, सही कह रहे हो, नहीं है। अब इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल साइंस है? वो जीएस का तो पार्ट है नहीं, वो नया सब्जेक्ट होगा कोई। दिशाएं कितनी है? 10 दिशाएं होती हैं। ठीक। कभी बना नहीं देखा ये कितनी हो गई? दो? कितनी हो गई? और एक ऊपर और एक नीचे नहीं होगी क्या? है? इसको बोलते हैं पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान, वायव्य, आग्नेय, ऊर्ध्व, क्षैतिज। 10 दिशाएं होती हैं। कम से कम इतना तो पता रखो। ठीक है? रीजनिंग वाला? रीजनिंग? अरे तो रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीएस बोल रहे हैं ना। तो 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं कुछ खासियत दिख रही तुम्हें? कुछ नहीं दिख रहा है इनमें। ये सब 10 दिशाएं बनाई हुई हैं, कुछ दिख रहा है ये? क्या है? एक ही सी है? सेंटर सबका एक है? और कुछ दिख रहा है इनमें? ये सब एक तरह की एक सीधी लाइन नहीं बना रही हैं। अगर ये तिरछी लाइन है, अगर इसको सीधा घुमा दो तो सीधी नहीं लाइन हो गई? क्यों? सब एक सीधी लाइन में होती हैं। एक सीधी लाइन होती कि नहीं होती है? उससे सीधी लाइन होती है, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक। बात समझ में आई? और जो डायरेक्शन होती है सीधी लाइन में, ये दो होते हैं क्या, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट समझ रहे हो? तो सबसे लास्ट का पॉइंट, एक पॉइंट ये एक्सट्रीम पॉइंट और दूसरा ये एक्सट्रीम पॉइंट।
बात समझ में आ रही है? एक्सट्रीम पॉइंट मतलब या सबसे टॉप पे या सबसे बॉटम। ठीक, तो ऐसा सिलेक्शन जो इस एक्सट्रीम को मतलब फेवर करे कि या तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए, या तो प्रेजेंट हो या फिर absent हो। तो जो ऐसा सिलेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे हम? डायरेक्शनल सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है कुछ? ऐसा सिलेक्शन जो एक्सट्रीम फिनोटाइप पे काम करे। एक्सट्रीम फिनोटाइप समझ गए? जो या तो बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम। बात पल्ले पड़ी कुछ? लिखो। द सिलेक्शन, कौन सा महीना चल रहा है? हैं? फील कौन सा हो रहा है? जून नहीं, अप्रैल मई वाला फील हो रहा है ये। जून तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये अप्रैल मई आराम से फील, मई तो आराम से फील हो रहा है। यही है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज। जब टेम्परेचर घटना चाहिए तब टेम्परेचर। क्या लिखा? व्हेन सिलेक्शन फेवर एक्सट्रीम फिनोटाइप। सिलेक्शन फेवर एक्सट्रीम फिनोटाइप। ठीक, जैसे ईल्ड है, ईल्ड तुम्हें क्या चाहिए? हाई ईल्ड चाहिए, कभी कहते हो कि हमें मीडियम ईल्ड चाहिए। तो ईल्ड के लिए सिलेक्शन कौन सा होता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। बात समझ में आई? कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक, उनके लिए सिलेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शनल, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? कम चाहिए कि एब्सेंट चाहिए? कम चाहिए। मतलब किसी में जहर मिला है तो क्या कहोगे? हम कम जहर खाएंगे? खाएंगे जरूर है। ठीक, तो जब इस तरह का सिलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक, और इनमें कौन सा जीन एक्शन काम करता है? तो काम करता है डोमिनेंस जीन एक्शन। ठीक, तो बस इसमें पूछता क्या है कि कौन सा सिलेक्शन होता है, किसको फेवर करता है? तो एक्सट्रीम फिनोटाइप को। कौन सा जीन एक्शन काम करता है? तो डोमिनेंस जीन एक्शन। तो इसमें इतना ही लिख लो, डोमिनेंस जीन एक्शन। ठीक, हो गया डायरेक्शनल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कुछ नाम समझ में आ रहा है? बताओ। कुछ नाम से कुछ समझ में आ रहा है? स्टेबलाइजर, हाँ। क्या करता है स्टेबलाइजर? बढ़ाता है। ये किसने कह दिया कि स्टेबलाइजर बढ़ाता है? क्या करता है? वो मेंटेन रखता है। ना बहुत ज्यादा होने देता है, ना बहुत कम होने देता है। कभी कह मत स्टेबलाइजर बढ़ाता है वोल्टेज। वो मेंटेन रखता है। ठीक, कम है तो उसको ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो उसको कम करेगा। ठीक, तो वहीं से क्या लिया गया है? स्टेबलाइजिंग। आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसमें कैसा सिलेक्शन होगा? इसमें तो हो गया एक्सट्रीम। इसमें कौन सा सिलेक्शन होगा? हैं? तो आप भुनभुना रहे हो। मीडियम, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इंटरमीडिएट। बोल सकते हैं ना? तो ऐसा सिलेक्शन जो कैसी फिनोटाइप को फेवर करेगा? इंटरमीडिएट फिनोटाइप को। तो लिख लो, सिलेक्शन फेवर इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ठीक, और इसमें जो जीन एक्शन काम करता है, जो करता है एडिटिव।
ठीक। एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है? जो कई सारे जीन एक साथ मिलकर जो इफेक्ट दिखाते हैं उसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। ठीक। इसमें कुछ पॉजिटिव एलील भी रहेंगे, कुछ निगेटिव भी रहेंगे, सब आपस में मिलजुल के एक मीडियम बैलेंस ला देंगे, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक। समझ में आया? क्यों आया समझ में? डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो। आ गया? आगे बढ़े। तीसरा है डिसरप्टिव। अब ये डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है? जब तुम्हारा सिलेक्शन बेस्ड हो किस पे? बेस्ड ऑन, ये सब सुना है? क्या लिखा है? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल नीश। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीचे नहीं। ठीक, इकोलॉजिकल नीश। क्या होता है इकोलॉजिकल नीश? कभी सुना है सब? क्या होता है? तुम तो सुने होगे। कभी सुने हो सब? क्या होता है? एक सब सुने हो ये वाला? ये सुने हो? अरे बोलो। ये क्या होता है? वो तो इकोलॉजी होती है। सबकी बोलती बंद, सुने क्या हो फिर? परिवेश। और कुछ? बोलो भाई, क्यों शांत हो सब? कभी सुना नहीं सब ये? तो क्या है? अरे हिंदी बता दो कम से कम। अब इसकी हिंदी भी नहीं पता है? हैं? अनुकूल है, अनुकूल को तो फेवरेबल बोलते हैं। हैबिटेट नहीं पता? तुम्हारा हैबिटेट क्या है? हैबिट जानते हो? हैबिट जानते हो? हैबिट क्या होती है? आदत। ठीक। और आदत से थोड़ा सा बड़ा बदल दो तो बन जाता है हैबिटेट। मतलब आदतें। सिंगलर प्लूरल है। हैबिटेट होता है कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक। जो जहाँ तुम रहते हो वही तुम्हारा क्या है? हैबिटेट। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है उनका जो हैबिटेट होता है वो पानी वगैरह में होता है। ठीक। तुम्हारा जो हैबिटेट है वो कहाँ है? ग्राउंड्स पे है। ठीक। अब जब इससे थोड़ा और कदम आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा? नीश। ठीक। अब ये नीश क्या होता है? कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, मतलब सब कुछ मिला दो। बात समझ में आ रही है? तो वो मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? नीश। बात समझ में आई कुछ? सब कुछ मिला दो, रहना खाना मतलब सारी एक्टिविटी उसका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, कैसे रहता है, क्या से सर्वाइवल है उसका, सब कुछ मिला के बना दो तो क्या बन जाता है? नीश। ठीक। और जब सिलेक्शन इसके बेस पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन। बात समझ में आई? लिख लो। सिलेक्शन बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल नीश। और इसमें जो जीन एक्शन काम करता है वो होता है एडिटिव, एडिटिव नहीं, डोमिनेंस और एपिस्टेटिस।
ठीक, इन तीनों सिलेक्शन में किसी कोई दिक्कत हो तो पूछो, जल्दी पूछो। सबको समझ में आ गया? अब कम से कम हाँ ना वहाँ कुछ तो बोल दो। एग्जाम्पल तुमसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तुमसे। हैं? लिख लो, पहले वाले में लिख लो ईल्ड, दूसरे में लिख लो हाइट, और तीसरे वाले कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है ब्रीडर की चॉइस पे। ठीक, कि उसको कैसा चाहिए। ठीक, आगे बढ़े अब, चलो डालो हेडिंग। नए वाले लोगों ने नाम सुना है ये? क्या होता है जन्म प्लाज्मा? है? क्या होता है जन्म प्लाज्मा, नहीं पता? तुमको पता है? तुमको नहीं पता? किसी को पता है? तुम लोग तो बताओ, क्या होता है जन्म प्लाज्मा? कई शताब्दियां बीत गई पढ़ते पढ़ते, और अभी तक ये नहीं पता है? जर्म प्लाज्म क्या होता है? जितना भी मटेरियल, हाँ, है, जो रख जो रखा जाता है वो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहलाता है। वो जर्म प्लाज्म क्या होता है, मैं वो पूछ रहा था। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जितना भी मटेरियल कुछ भी अगर वो क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म। बात समझ में आई? कोई भी मटेरियल अगर क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? जर्म प्लाज्म। वो तुम्हारी कोई सिंपल वैरायटी भी हो सकती है, ठीक, वो कोई कोई वाइल्ड स्पीसीज भी हो सकती है, वो तुम्हारी कोई ब्रीडिंग लाइंस भी हो सकती है, वो तुम्हारी कल्टीवेटेड वैरायटी भी हो सकती है, वो ऐसी वैरायटी हो सकती है जो तुम्हारे कल्टीवेशन में ना हो। बात समझ में आई? कोई भी मटेरियल जो कि क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो उसे हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म। बात समझ में आई? ठीक, कोई भी मटेरियल जो क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज होगा उसे क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म। ठीक, लिखो, द सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ all hereditary material, sum total of all hereditary material, that is all alleles, all alleles, एलील जानते हो ना, जो जीन की अल्टरनेट कॉपी होती है, दैट इज ऑल जीन्स एंड देयर एलील। अरे तो आगे पीछे कर लो, ऑल एलील्स एंड देयर जीन या फिर ऑल जीन्स एंड देयर एलील, बात तो वही है, जो लिखा हो लिख लो। मतलब दोनों लिखना है, ऑल जीन्स एंड देयर एलील, ठीक, चाहे ऑल एलील्स देयर जीन कुछ भी लिख लो। ठीक, यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट,
ठीक। जो कुछ ही मटेरियल क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज होगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा मैं। जर्म प्लाज्म। ठीक। अगला पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो नोन एज जेनेटिक रिसोर्स या फिर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक। जर्म प्लाज्म को और क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिसोर्स या फिर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक। अब यहां तक बात समझ में आई। जो कोई भी मटेरियल प्लांट क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक। तो अब बात आएगी कि इसमें क्या क्या मटेरियल हो सकता है। आएगी ना? लिखो, जर्म प्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, जर्म प्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ठीक। पहला, लैंड रेसेस। लैंड रेसेस क्या होती हैं? लैंड रेसेस, टंगू मंगू, क्या होती हैं लैंड रेसेस? हैं? हाँ, मतलब ऐसी स्पैराइटीज जो बिना किसी प्लांट ब्रीडिंग के बनाई गई थी और जिनका कल्टीवेशन बहुत पहले किया जाता था लेकिन अब प्रेजेंट में कल्टीवेशन में नहीं है। ठीक। उन्हें क्या बोलते हैं? लैंड रेसेस। जैसे अभी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होंगी गांव में जिनके बारे में पता नहीं, उनसे पूछो इसका नाम क्या, तो कहीं पता नहीं। बताते हैं ना, कहीं कब से उगा रहे हैं कि पता नहीं, कई सालों से उगा रहे हैं। होती है ना, तो उनके कुछ बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? लैंड रेसेस। ठीक। देखो, दीज आर these are evolve, these are evolve, evolve मतलब बनी थी। these are evolve without, without any plant breeding effort, developed without any plant breeding effort centuries ago, centuries ago मतलब सैकड़ों साल पहले, centuries ago। ठीक। मतलब ऐसी वैरायटीज जो आज से सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी और बनाई क्या, बनी हुई थी, अपना विकसित हुई थी बिना किसी भी प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैंड रेसेस। अगला पॉइंट लिखो, दीज आर, दीज आर मतलब कौन? हाँ, लैंड रेसेस। दीज आर स्टोर हाउस ऑफ, दीज आर स्टोर हाउस ऑफ वेरिएबिलिटी, दीज आर स्टोर हाउस ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब समझ में आया इसका? क्या मतलब? इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक। इनमें एक मतलब गाँव में अगर एक वैरायटी लगी, लैंड रेस लगी हुई है, तो उसमें आधे पौधे कोई बड़ा कोई छोटा, कोई इधर टेढ़ा कोई मेढ़ा, कोई हरा कोई पीला, होता है ना ऐसा। तो इनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको भी हम प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक। अगला पॉइंट लिखो, ऑब्सोलीट वैरायटीज।
These are developed through systematic plant breeding effort. Through systematic plant breeding effort. इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग का मतलब कभी कभी जब अपने आप को बड़ी रंगबाजी में बोलना होता है अंग्रेजी में ना, तो बोलते हो ना ये शब्द। हाँ, सिस्टम लगा देंगे एक, फिर बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, बोलते हैं ना। फिर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि खाली बोल देते हैं? हैं? हाँ बोलो। नियम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो काम होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। ठीक, तो सिस्टमेटिकली प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो प्लांट ब्रीडिंग की स्टेप्स होती हैं एकदम वैसे सिस्टम को फॉलो करके ही बनाई गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट वैरायटीज। बात समझ में आई? ऐसी वैरायटीज जो सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग के बनाई द्वारा बनाई गई हैं, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करके बनाई गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑब्सोलीट वैरायटीज। ठीक, लिखो। दे आर अर्लियर इन कल्टीवेशन। दे आर अर्लियर इन कल्टीवेशन मतलब मतलब उनको बहुत पहले इनको कल्टीवेशन में किया जाता था, प्रेजेंटली इनका कल्टीवेशन नहीं होता है। जैसे तुमने सुना होगा कल्याण सोना, सुनी वैरायटी? सोनालिका, सुनी है सब वैरायटी? कभी अब देखी कभी? नहीं दिखती ना अभी ये। कल्याण सोना, सोनालिका, लरमा रोही है, सुनी होंगी ना, लेकिन मिलती तो नहीं है अब। तो ये सब किस में आती हैं? ऑब्सलीट वैरायटीज में, क्योंकि ये जब बनाई गई थी तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई थी, लेकिन अब इनका कल्टीवेशन नहीं होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। कल्टीवेट वैरायटीज। कल्टीवेटेड वैरायटी, कुछ नाम समझ में आ रहा है? बोलो। अरे तुम लोग बोलो, क्या होता है इसका मतलब? कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं, जिनका कल्टीवेशन किया जा रहा है वही क्या होती हैं? कल्टीवेट वैरायटी। ठीक, जो वैरायटी प्रेजेंटली कल्टीवेशन में है उन्हें क्या बोलेंगे हम? कल्टीवेटेड वैरायटी। और ये सब कैसे बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं प्लांट प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? जो एक प्लानिंग करके बनाएंगे कि हमको ऐसा प्लांट चाहिए, ठीक है, तो जो इस तरह से बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं कल्टीवेटेड वैरायटी। और जो प्रेजेंटली कल्टीवेशन में है लिखो। दीज आर डेवलप्ड थ्रू प्लांट प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट।
ठीक। और प्रेजेंटली दे आर प्रेजेंटली इन कल्टीवेशन। अगला लिखो। समझ में आ रहा है नाम से? ब्रीडिंग लाइंस। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ब्रीडिंग लाइंस मतलब एक ऐसी लाइंस जो ब्रीडिंग के थ्रू बनाई गई थी, वो हाई यील्डिंग नहीं है। ठीक, क्योंकि भाई फार्मर को क्या चाहिए? हाई यील्डिंग। वो बनाई गई थी लेकिन वो हाई यील्डिंग नहीं है, लेकिन इनमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको एज ए वैरायटी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी यील्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं। मान लो इनमें कोई अच्छे जीन हुए, उनको हम अपने क्रॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग लाइन्स। ठीक। जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी की तरह बनाएंगी लाइन्स हो, या फिर कोई होमोजाइगस लाइन्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ऐसी लाइन्स जो कल्टीवेशन में तो नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इतना पता होना चाहिए ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती हैं। तो ऐसी लाइन्स जो हाई यील्डिंग नहीं होती हैं लेकिन क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो जाती हैं। ठीक, अगला लिख लो। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। दिवाली कब है? 20 अक्टूबर की। आज 27 सितंबर हो गया है। 26 को है? अरे यार, अच्छा आज 27 सितंबर आज तो। अच्छा, आज 26 सितंबर है। मैं 27 कहा याद है मुझे। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि अब ये सर्दियों का टाइम आने वाला है, ये सर्दियां होनी चाहिए, ये गर्मियां चल रही हैं। एक गांव में एक कहावत चलती है, जो करवा चौथ होती है ना, ठीक, तो करवा चौथ में जो करवा रखा जाता है, कहते हैं जब उसको खुलता है तो उससे सर्दी निकलती है। मुझे क्या पता कब है, तुम जानो। क्या है, तुम्हारी हो गई होगी, तुमको पता होगा। तो क्या पता तुम व्रत रख रहे हो तब? हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारे में बहुत समय है भाई, हमारी नहीं हुई, हमको नहीं पता कुछ। कुछ कुछ लोगों को पता होगा। हैं? और वही तो कह रहा हूँ, पता होगा आधों को। आधे बड़ा इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से कि उस दिन व्रत रहेंगे। ठीक, अगला है स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स। अब नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स मतलब कुछ ऐसा स्टॉक्स, कुछ ऐसा स्टॉक जो कि स्पेशल तरीके से बनाया गया है, इसको भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हैं? क्यों इतना क्या है प्रसन्न हो रहे हो? एकदम अंदर की मुस्कुराहट निकल आई बाहर। चलो,
स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स क्या होता है? एक ऐसा स्टॉक्स जो कुछ ही स्पेशल तरीके से बनाया जाए। ठीक, ये इसमें भी वही चीज होगी कि ये कल्टीवेशन में नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूएबल जीन्स होंगे। ठीक, जैसे म्यूटेंट, इतनी समस्याएं कानपुर में नहीं हुई जितनी समस्याएं हमारी मेस में हैं। बहुत समस्याएं होती हैं हमारी, पूरे सीएसए की मेस चलती रहती है, और जितनी लड़ाइयाँ दंगे लफड़ा जितना होता है सब हमारी मेस में होता है, जब देखो बंद हो जाती है। हैं? अभी फोन आते हैं, ये वरना फोन नहीं आते हैं ऐसे। क्या कहाँ खाना की व्यवस्था कहाँ है आज? चलो, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स लिखो। दीज आर these are stocks क्या लिखा? these are stocks developed through special breeding techniques। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। म्यूटेशन, एलियन एडिशन लाइन बताया था। क्यों एलियन एडिशन लाइन बताया था? कितने मन से बोल दिया नहीं? एलियन सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं था? वाह। क्रोमोसोमल एब्रेशन कभी बताया था? बताया था, और उस टाइम बताया नहीं था कि एलियन एडिशन लाइन क्या होती है? जब कोई नए जीन को, नए क्रोमोसोम को ट्रांसफर कर देते हैं, पुराने को हटा देते हैं, बताया नहीं था? यार पढ़ना जाके तब याद आएगा, हर चीज मना नहीं हो जाती है। ठीक, एलियन एडिशन लाइन, एलियन सब्स्टिट्यूशन लाइन, ठीक, ये सब आ जाती है इसमें स्पेशल में। और लास्ट लिखो, जो भी नंबर हो, वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव। ठीक, ये तो पता होंगे, वाइल्ड फॉर्म वाइल्ड रिलेटिव क्या होते हैं, ये पता है? हैं? बोलो। ये हमसे गुस्से में काहे देखती है हमको भाई? हमसे गुस्से काहे देखती है भाई? ये पता नहीं, ऐसा लगता है मतलब बड़े गुस्से में हमसे है, ऐसा क्यों? मतलब एकदम सीरियस होके हमारी क्लास लेना, इतना सीरियस हमारी क्लास में ना रहा करो। नहीं, पीछे देखो अपने, जब पीछे पलट के देखो, पीछे जरा घूम के देखो इनको आपको, तो ये कर रहे हैं, दांत बाहर दिख रहे हैं सबके, 32 या 34 दिख रहे हैं। तो वाइल्ड फार्म और वाइल्ड रिलेटिव क्या होते हैं? क्या होते हैं वाइल्ड फार्म? बोलो। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दिया करता हूँ, याद है ना? कौन सा है? गायब। कोई एग्जांपल दिया करता ना इसको समझाने के लिए। क्या? एक बताया करता हूँ, एक हमारी होती है मम्मी, ठीक, और एक होती है हमारी मौसी। ठीक, तो मम्मी और मौसी में कुछ है
क्या होती, मम्मी कौन होती है, मौसी कौन होती है? पेरेंट्स मम्मी होती हैं और पेरेंट्स पापा नहीं हो सकते क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ मम्मी और मौसी में क्या डिफरेंस, तो कहे मम्मी पेरेंट्स। अरे सेम सिमिलरिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। हद है। अब मम्मी मौसी नहीं पता तो बताओ फिर, मम्मी मौसी में डिफरेंस क्या है? पापा और चाचा में क्या डिफरेंस है? लो ज्यादा हो जाएगा, बात तो वही है। अरे देखो वो समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, इसलिए एग्जांपल दिया करता हूं मैं। मम्मी कौन होती है? अब बोलो, ये तो बोलो कम से कम। है, जिससे हमारा जन्म हुआ होता है। अब मौसी कौन होती है? मम्मी की बहन होती है, उनसे हमारा कोई रिलेशन होता है? मौसी से होता है ना। तो वही होती है, एक होती है वाइल्ड फॉर्म जो हमारी मम्मी है, और वाइल्ड रिलेटिव जो हमारी मौसी है। मतलब वाइल्ड फॉर्म वो होती हैं जिनसे हमारी क्रॉप ने जन्म लिया होता है, जो मॉडर्न क्रॉप है जिनसे बनी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? वाइल्ड फॉर्म। और वाइल्ड रिलेटिव वो होती हैं जिनसे हमारी क्रॉप का जन्म तो नहीं हुआ होता है लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। बात समझ में आई? बात पल्ले पड़ी कुछ? ठीक, तो ये होते हैं वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव। देखो, वाइल्ड फॉर्म आर दोज स्पीसीज wild form are those species from which our modern crop originated. Our modern crop originated. ठीक, वाइल्ड रिलेटिव लिखो। वाइल्ड रिलेटिव आर दोज, वाइल्ड रिलेटिव आर दोज from which our modern crop, our modern crop have relation, have relation in ancestry, in ancestry। मतलब, हाँ जो मतलब पिछले जनरेशन था वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। हैं? ठीक, कोई दिक्कत? ये जर्म प्लाज्म किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लो, ये होता जर्म प्लाज्म और उसका मटेरियल। क्या हुआ? कुछ तो। इतना काहे मुस्कुरा रहे तुम दोनों आज? हैं? क्या हुआ? तो आपस में बतिया लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। देखो एक फर्जी में बैठा है, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है तो रुक जाए तो ही रुक जाए, फिर बाहर आ जाती है। हैं? ऐसा नहीं होता। चलो, इसमें किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ गया? क्या है? क्या बोल रहे हो? अरे उससे पूछ रहा हूँ ना, उसको बोलने दो। नहीं पड़ रहा क्या बोला? लास्ट वाला समझ नहीं आया तो मतलब मैं अगर एक एक से पूछूंगा तब बताएगा मुझे समझ नहीं आया।
अब मैं पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो कहानी बता रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया? वाइल्ड फॉर्म। अरे वाइल्ड फॉर्म में तो अभी इतना सिंपल एग्जांपल दिया। वाइल्ड फॉर्म वो होती हैं जिनसे हमारी क्रॉप पैदा हुई होती है। जैसे कि हमारी मूंग है, ठीक, और एक हमारी उड़द है, ठीक। दोनों के जो प्रोजेनेटर हैं लगभग सेम हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब क्या है, मूंग और उड़द दोनों अलग अलग हो गई, नहीं हो गई? बात समझ में आ रही है? तो यही होते हैं वाइल्ड रिलेटिव और वाइल्ड फॉर्म। मतलब जब कहीं ना कहीं रिलेशन रहा होता है तब बन जाते हैं वो वाइल्ड रिलेटिव, और इकट्ठा अगर सेम से आए होते हैं तो बन जाते हैं वो वाइल्ड फॉर्म, ठीक। कोई दिक्कत? और अरे एग्जाम्पल, हर चीज एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक। आगे बढ़े। एग्जाम्पल जो है तुम्हें एग्रोनॉमी वाले लिखवाएंगे तुम्हें। हाँ, तुम्हें लिखा जाता ना इसका प्रोजेनेटर कौन था, लिखवाया जाता ना इसके, वहां देखना, हर क्रॉप का लिखवाया जाएगा। जैसे मेज का है टीओसेंटे, तो ये सब वहां तो मिलेगा, मैं इतना याद नहीं किया हूँ, मुझे याद नहीं है इतना, ठीक। या तो मैं तुम लोगों की लिस्ट बना के लाऊं तब दे दूं तुमको, ठीक। मुझे याद नहीं है, इतनी सारी क्रॉप हैं, हर किसी के प्रोजेनेटर अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे व्हीट है, व्हीट के तो तुम्हें लिखा दिए हैं। ऐसे राइस का है, राइस का रूफी पोगान है, ठीक। और तुम्हारा ये मक्के का हो गया टीओसेंटे। सबके बहुत सारे हैं, सबके प्रोजेनेटर हैं, वो सबके तुम्हें याद करना फिर। अगला लिखो। कुछ समझ में आ रहा है? जीन पूल, एक ऐसा ऐसे एक और शब्द नाम सुना होगा ना? सुना है? कौन सा? हाँ वही, स्विमिंग पूल। क्या होता है स्विमिंग पूल? जहाँ नहाया जाता है। और तलैया भी स्विमिंग पूल नहीं होती क्या? जो हमारे ताल होता है, तालाब होता है, क्या स्विमिंग पूल नहीं होता वो? स्विमिंग पूल क्या है? स्विमिंग पूल और ताल में अंतर क्या है? हाँ, पैसे देके अपने घर में जो बनवा लेते हैं वो। तालाब में भी पैसे लगाते हैं, तालाब खुदवाते हैं। हाँ। स्विमिंग पूल क्या होता है, एक तरह का तुमने देखा होगा, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें एक बढ़िया से पानी भरा रहता है, एकदम नीला नीला, और फिर उसमें नहाते हैं आराम से, ठीक। पूल क्या होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, पूरा ग्रुप जो बनता है, ठीक, वो होता है एक पूल। बात समझ में आ रही है? एक बड़ा सा मिलके ग्रुप बना लें, उसको बोलते हैं पूल। स्विमिंग पूल मेनली एक के नहाने के लिए नहीं बनाया जाता, पहली चीज तो, ठीक। वो कई सारे लोगों को बनाया जाता है। स्विमिंग पूल का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि कई सारे लोग नहा सकें, ठीक। वैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीन पूल। अब जीन पूल क्या हो जाएगा, जैसे वो स्विमिंग पूल वो स्विम करने के लिए पूल है, ठीक, जैसे वो तैरने के लिए पूल है, ऐसे जीन पूल क्या होगा, जीन्स का पूल। मतलब कोई भी जीन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक, वही सब मिलके क्या बनाएगा, जीन पूल। बात समझ में आ रही है? कोई भी जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उसको हम कैसे कैसे अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं, यही क्या बनाएगा, जीन पूल। तो जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था, हर्लेन एंड डीवेट ने। कब दिया था? 1971। लिख लो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पूल वाज गिवन बाय हर्लेन एंड डीवेट। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें, हाँ। अरे एक दो शब्द होते हैं तो, हाँ या ना।
अरे यार हाँ बताओ या ना बताओ, उससे क्या पूछ रही हो? मैं तुमसे पूछा हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? है? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, बैठे रहो। और जब मैं कोई टॉपिक खत्म करता हूँ उसके बाद क्या पूछता हूँ अगला सवाल? तब कहाँ सोते हो? यहाँ क्या देख रहे हो? हैं? अब मैं क्या समझूं कि तुमको क्या नहीं समझ में आया होगा? बताओ। मैं ऐसा तो करता नहीं हूँ कि पूरा क्लास लेने के बाद पूछूं क्या समझ में आया क्या नहीं आया। मैं जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो तुरंत पूछता हूँ। अब मैं ऐसे क्या बताऊं तुमको क्या नहीं समझ में आया होगा, बताओ। या तो तुम ये कह दो कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। क्यों? बताओ। अरे बताओ कुछ। अब पूछने के बाद भी कुछ नहीं बोलना है? क्या किया जाए बताओ। क्या किया जाए बताओ। अब ये बताओ, अगर मैं हर किसी से ऐसे ही बार पूछूं तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया, तो हो पाएगा ये? हो जाएगा? एक दिन यहाँ क्लास लेना, ठीक, तो समझ में आएगा कैसा लगता है। तुम लोगों को लगता होगा ना मैं यहाँ खड़ा होकर बोल चला तो कितना आसान है। यहाँ खड़े होने में पता पैर ऐसे कांपते हैं, पता है ना? हाँ। अब उसके बाद बोलना पड़ता है, उसके बाद किताब भी नहीं रखी है। तो डिफरेंस होता है बहुत। लगता है बड़ा आसान है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक से पूछूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब मैं पूछता हूँ किसी को ना समझ में आए वो पूछे, तब क्यों नहीं पूछते हो? डर लगता है तब? फिर क्यों नहीं पूछते? अरे तो वही तो बात होती है कि जो समझ नहीं आया इसलिए तो पूछना है। और तभी तो पूछो, कुछ भी इसमें समझ नहीं आया। भाई तभी तो पूछोगे ना, जब समझ में नहीं आया तभी तो पूछोगे, समझ में आ गया तो क्यों पूछोगे? और जब मैं सबसे पूछता हूँ भाई, पूछता हूँ ना सबसे, किसी को ना समझ में आया हो पूछ लो अभी, अभी रुका हूँ फिर आगे बढ़ूँ, तब बोलते हो हाँ ठीक आ गया है। अब मैं हर किसी का लिपसिंग तो देखूंगा नहीं कि हाँ इसने हाँ बोला, इसने ना बोला, इसने हाँ बोला। तो ज्यादा की आवाज आएगी भाई समझूंगा। या जो अलग हो अपना बताए भाई मुझे नहीं समझ में आया। बात समझ में आ रही कुछ? ये भी नहीं समझ में आ रही है? क्यों? आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, ये खुद को संभालना पड़ता है कि भाई मुझको नहीं समझ में आया तो मैं पूछूंगा। और तुम्हें लगता है कि मेरे पूछने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर मुझे लो फील होगा या मुझे डांट दिया जाएगा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है फिर तुम्हारी ये। मैं आज तक कभी किसी को डांटा हूँ? इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हुए इन लोगों पढ़ते पढ़ते हो गए कि डांटा हो कभी? भाई जब तुम पढ़ने आए हो, समझने के लिए आए हो और मैं समझाऊं भी ना, तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ ना। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हाँ तुमको जहां समझ नहीं आया वो तुम पूछो। मैं सबको टारगेट नहीं कर सकता एक तरह से। तो अपने आप को तुम्हें खुद बताना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं समझ में आया। या तो अपने आप को सबसे कुछ ना कुछ करके अलग दिखाओ कि हम ऐसा रखते हैं, जैसे कुछ लोग हैं वो टारगेट में आ ही जाते हैं किसी भी तरीके से। यदि वो हे करता रहता है तो उसमें आ जाता है, ये शांत बैठ तो इसमें आ जाती है। तो सबका आ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ आता है अलग करो कि भाई, भाई ये देखो एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन की कि जो सबसे अलग होता है निगाह वहीं जाती है भाई। होती है। भाई सब अगर हंस रहे हो, सब हंस रहे हो एक साथ, और कोई अगर एक साइलेंट बैठा हो तो निगाह कहाँ जाएगी? और सब साइलेंट बैठे हो एक हंस रहा हो तो कहाँ जाएगी? तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो या तो अलग करो, तुम वो भी नहीं करते सब में शामिल भी हो जाते हो, फिर कैसे फोकस करेगा सब किसी पे? कोई पॉसिबल है ये? बताओ क्या किया जाए? हैं? ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर जब यहाँ समझाने पर नहीं समझ में आएगा तो कैसे गारंटी घर पे आ जाएगा? अब आ जाएगा तो मैं बढ़िया बात है, फिर कोई बात ही नहीं, हमारे तो और अच्छी बात है। ठीक है फिर अच्छी बात है। फिर भी मैं कहूंगा जब समझ ना आया करे और जब मैं मौका दिया करूं पूछने का,
तब पूछा करो। ठीक, मैं लगभग 2-4 दिन में लगभग सबके पास पहुंच ही जाता हूँ, एक एक करके करते। आज तुम्हारा नंबर आ गया, तुम पूछ लिया गया। तो ऐसे बोलना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक, आगे बढ़े अब। चलो अब यहां से आ जाना। तो एक कॉन्सेप्ट ये थे जीन पूल कॉन्सेप्ट। ये दिया था कॉन्सेप्ट किसने? हर्लेन और टीवेट ने। इन्होंने क्या कहा था, जैसे जर्म प्लाज्म में कहा गया था कि जितने जीन्स और एलील्स जितने भी हैं, जिन जिन जगह पर प्रेजेंट हैं और वो क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जर्म प्लाज्म। ठीक, जीन पूल में भी कहा गया कि जितने जीन्स और एलील्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंस क्या होता है, वो कहता है कि क्रॉप के इंप्रूवमेंट में यूज हो जाएंगे। ठीक, कौन कहता है ये बात? जर्म प्लाज्म। ये क्या कहता है? क्रॉप के इंप्रूवमेंट में होंगे तो यूज, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, बात समझ में आई? जैसे ब्रीडिंग लाइन है, जरूरी नहीं है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन से ही यूज हो, कुछ भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक, जीन पूल कहता है कि हम जीन पूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? मेजरली 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। GP1 में वो लोग आएंगे जिनको हम बहुत आसानी से हाइब्रिडाइज कर लें। बात समझ में आई? जिनको हम बहुत आसानी से क्रॉस बना लें, बहुत सिंपल है। जैसे कि 2 वैरायटी हैं गेहूं की, दोनों का आपस में क्रॉस करा लो, क्रॉस आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? अब गेहूं और कपास का क्रॉस कराने जाओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या जीन पूल 1 में आएगा? नहीं आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब गेहूं और राई तुमने पढ़ा, ट्रिटिकेल बनाया गया था, क्या आसानी से बना होगा? वो आसानी से नहीं बना होगा, लेकिन क्रॉसिंग पॉसिबल थी। तो किस में आ जाएगा वो? बात समझ में आ रही है? और जिनमें पॉसिबल ही नहीं है, बात समझ में आई? GP1 में हम उनको रखते हैं जिनकी क्रॉसिंग बहुत आसान होती है, क्रॉस बनाना बहुत ईजी है, प्रोजनी आराम से मिल जाती है। GP2 में उनको रखते हैं जिनकी क्रॉसिंग बहुत ईजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक, थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर लो तो पॉसिबल है। और GP3 में कौन आएगा? जिनकी क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें क्रॉसिंग करनी है तो कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, बड़ी एडवांस लेवल की। ठीक, लिखो जीन पूल, जीन पूल लिखो, सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ, हाँ जीन पूल में ही लिखना है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील। सेम डिफरेंस चल रही है ना दोनों की? जन्म प्लाज्म में भी ऐसा ही लिखा था ना? हाँ, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील which is which are found in sum total of all genes and their alleles which are found in species which can be hybridized with each other, which can be hybridized with each other, which can be hybridized with each other। ठीक, सारे जीन्स और एलील्स का ऐसा ग्रुप जो डिफरेंट स्पीसीज में पाया जाए, जिनको हम क्रॉसिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? जीन पूल। ठीक, अगला लिखो, जीन पूल इज मेनली ऑफ 3 टाइप। जीन पूल इज ऑफ 3 टाइप। और लिखो प्राइमरी जीन पूल, प्राइमरी जीन पूल। जिसको बोलते हैं GP फर्स्ट। ठीक, ब्रैकेट में लिख लो GP फर्स्ट। ठीक, क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग आसान, क्रॉसिंग इज इजी या हाइब्रिडाइजेशन इज इजी
हाइब्रिडाइजेशन इज इजी एंड प्रोजनी always fertile. प्रोजनी always fertile. ठीक, हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है और प्रोजनी जो है कैसे आती है, फर्टाइल आती है, मतलब उसकी फिर से हम नई प्रोजनी बना सकते हैं। ठीक, दूसरा लिखो सेकेंडरी जीन पूल, जीपी सेकेंड। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग इज डिफिकल्ट। क्रॉसिंग इज डिफिकल्ट। और प्रोजनी मे बी फर्टाइल और मे बी स्टेराइल। प्रोजनी मे बी फर्टाइल और स्टेराइल। ठीक, प्रोजनी फर्टाइल भी आ सकती है, उससे मतलब नई जनरेशन आ भी सकती है, और स्टेराइल भी आ सकती है, मतलब उससे नई जनरेशन ना आए। ठीक, तो अगर मान लो ऐसे क्रॉस लिखा हुआ है GP1 इंटू GP1, इसका मतलब क्या होगा, क्रॉसिंग कैसी होगी, इजी है। प्रोजनी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा, प्रोजनी फर्टाइल भी हो सकती है और स्टेराइल भी हो सकती है। अगर ऐसे लिखा है GP2 इंटू GP2, अरे तो ये सेम ग्रुप नहीं हो गया। अगर ग्रुप सेम हो गया तो प्रोजनी कैसी आएगी, फर्टाइल नहीं आएगी क्या। ये तो इसीलिए अलग अलग बांट दिया कि GP1 में जिनका सेम, GP2 का GP2 सेम, GP1 का GP1 सेम, और GP3 का GP3 सेम। सेम सेम में तो आसान से हो जाएगा ना, लेकिन GP1 और GP2 में जाएंगे तो डिफिकल्टी बढ़ेगी। और अगर GP1 और GP3 करा दिया है तब होगी ही नहीं। लिखो GP3 टर्सरी जीन पूल। हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अप्रोजनी ऑलवेज स्टेराइल। ठीक, समझ में आई बात, क्यों समझ में आई। GP1 में क्रॉसिंग आसानी से हो जाती है, प्रोजनी हमेशा फर्टाइल आएगी। GP2 में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो डिफिकल्ट है, और प्रोजनी फर्टाइल भी आ सकती है और स्ट्राइल भी। और GP3 में हमेशा स्ट्राइल आएगी और क्रॉसिंग करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक, और कोई दिक्कत, ठीक, पूछो बिल्कुल। टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है, टोटल अमाउंट ऑफ DNA अलग होता है। टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकाला जाता है। अमाउंट और नंबर में चेंज है ना। हाँ, तो नंबर तो निकालने के लिए अलग चीज होती है, वो तो काउंटिंग होती है, जैसे कैरियोटिपिंग करी जाती है फिर उसका। n बराबर 10 दिया है मेटाफेज फर्स्ट में, तो 10, n बराबर 10 होता है, फिर 2n 20, रुको एक सेकंड, n बराबर 10, रुको, तो 2n होगा ना, ये तो 2 बराबर 20 हो जाएगा ना, मदर सेल तो 2n होगी ना।
तो ये हो गया 20, और जैसे ही होगा कि तुम्हारी एस फेज आएगी ये हो जाएगा 40, और उसके बाद प्रोफेज में भी 40, मेटाफेज में भी 40, एनाफेज में 20। ये ऐसे हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मदर सेल तो तभी होगी ना जब 2n होगा तब। वी शेप को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब यल और जे दोनों बहुत कंफ्यूजन है, कहीं मिलेगा तुम्हें यल को कहेगा इन एक्रोसेंट्रिक कहीं कहीं, और कहीं कहीं बोलेगा सब मेटासेंट्रिक बोलेगा, तो इसका बहुत कंफ्यूजन है। कुछ किताबों में एल शेप को मिला है एक्रोसेंट्रिक, कुछ किताबों में एल शेप को लिखा है सब मेटासेंट्रिक, तो वो क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक। और टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए आएगा। ठीक। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये फार्मूला लगता है इनका। ठीक, बैठना का ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक, नंबर ऑफ माइटोसिस निकलता है, बैठना के बताऊंगा पूरा। ठीक। और कुछ, कोई दिक्कत? धन्यवाद।